हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि अरेज क्या होती हैं और ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं इस कोर्स के अंदर, जिसका मतलब है कि वाक़ई लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक ये शेयर नहीं किया तो इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरेज होती क्या है। जब हम कोई नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल उसका नाम रख लेते हैं माय वार, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना नाम रख सकते हो। इसी तरह आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे माय एज हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक रख सकते हो कार मॉडल के नाम से, ठीक है। ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जिनकी कोई ना कोई जगह होती है और हमने पहले ये डिस्कस किया था कि इनकी कोई भी मेमोरी के अंदर लोकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल 0.32 या यहाँ पे हमारे पास कोई हो सकती है, ये एक लोकेशन हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से ये कुछ मतलब आप कुछ भी मेमोरी लोकेशन की बात कर लें, जिसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल मेमोरी के अंदर कहीं पे स्टोर हुआ हुआ है और हमें जब इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो जावास्क्रिप्ट जाएगा और इस जगह से उसकी वैल्यू उठा के लेकर आएगा। हो सकता है माय वार के अंदर जो आपने वैल्यू स्टोर की हुई हो वो हो 12। इसी तरीके से माय एज के अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर किया हो, कार मॉडल के अंदर कोई वैल्यू हो, तो जब वो इस मेमोरी लोकेशन पे जाता है तो यहाँ से वैल्यूज़ लेकर आ जाता है। अर्रे के अंदर क्या होता है कि अर्रे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो आप ये काम कर सकते हो कि बजाय एक सिंगल चीज़ के लिए एक वेरिएबल रखने के लिए आप एक कलेक्शन रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन होता है जो एक बंदे को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम हो सकता है, डेजिग्नेशन हो सकती है, प्लेस हो सकती है जहाँ पे वो बंदा रहता है। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं तो हर एक के लिए पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 का वेरिएबल बनाना मुनासिब नहीं है। तो हम ये काम करते हैं कि हम पीपल की एक या पर्सन्स की, वैसे तो पीपल करेक्ट वर्ड है, लेकिन पीपल की हम एक एरे बना लेते हैं और उसके अंदर फिर हम सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट्स की एरे हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की अरे डिक्लेयर करता हूँ तो ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसकी जो डेटा टाइप है वो ना स्ट्रिंग होगी ना नंबर होगी बल्कि टाइप अरे होगी। तो होता क्या है इसके अंदर कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास फिर जो मेमोरी लोकेशंस है ना सारी की सारी वो अलॉट हो जाती हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास होगा ये कि जितनी भी मेमोरी लोकेशन के लिए मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 4 स्टूडेंट्स चाहिए थे, तो 1 2 3 4 ये चारों, ये वाली पोजीशन, ये वाली और ये चारों की चारों इस अर्रे को अलॉट हो जाती है और उसके अंदर सारी वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर हो जाएंगी। ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। बहुत सारे लोग इस पे आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये एक मेमोरी लोकेशन ही है और यहीं पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट इट्स अप टू यू। ये पूरी की पूरी जो जगह है ना ये स्टूडेंट्स अर्रे की अब आ गई है हमारी समझने के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए किसी भी स्टूडेंट की तो मैं वो किस तरीके से ले सकता हूँ। मैं एक इंडेक्स यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि जब भी हम कोई अर्रे डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो इंडेक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डिक्लेयर करना। तो हमारे पास ये वाला जो है ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और इसी तरीके से हम नीचे तक जाते रहेंगे। तो अगर मुझे मेरा पहला स्टूडेंट चाहिए तो मैं 0 से लूँगा, दूसरा स्टूडेंट चाहिए तो 1 से, तीसरा स्टूडेंट चाहिए तो 2 से और चौथा स्टूडेंट चाहिए तो इंडेक्स 3 से लेते हैं। और इसको अभी हम कोड के अंदर जाएँगे तो हम वहाँ पे भी देखेंगे कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हम एक अर्रे डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। तो हम जिस तरीके से कॉन्स्ट माय नेम इक्वल्स टू एसएन कहते हैं, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसी तरीके से अगर हमें कोई अर्रे डिक्लेयर करनी हो तो हम वो डिक्लेयर करते हैं सेम तरीके से, लेकिन उसमें जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कहूँ कॉन्स स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है कि मैं एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ इस तरीके से। एक अरे जो डिक्लेयर होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू डिक्लेयर होती है। तो जब भी हम कहीं स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम जावास्क्रिप्ट को ये बता रहे हैं कि ये एक एम्प्टी अरे हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके अंदर आप वैल्यू डाल सकते हो। लेट्स से हम स्टूडेंट्स की बात ना करें, हम बकेट या फ्रूट्स की एक एरे बना रहे हैं। तो फ्रूट्स के अरे के अंदर होगा ये कि इन ब्रैकेट्स के अंदर हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिया पहले एप्पल, फिर मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिया बनाना। अगर ये दो एलिमेंट्स मैंने डाल दिए हैं तो ये दो एलिमेंट्स की अर्रे है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर एक और वैल्यू डाल दूँ। मैं इसमें कहता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स की अर्रे बन गई है जिसके अंदर पहली वैल्यू है एप्पल, दूसरी है बनाना और तीसरी है ग्रेप्स। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जाके इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ फ्रूट्स को तो देखें क्या होता है। ये एग्जैक्टली वो अर्रे यहाँ पे लाके मुझे बता देगा कि भाई एप्पल, बनाना और ग्रेप्स ये अर्रे है,
ठीक है? तो यहाँ तक आई थिंक बात क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है। अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट के साथ, तो हमें पता है कि हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ जाके ये नहीं कर सकता कि मैं कहूँ माई नेम इक्वल्स टू मोहसिन। अगर मैं ये करूँगा तो ये मुझे एरर थ्रो करना स्टार्ट कर देगा कि असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं किसी भी एलिमेंट के अंदर के या किसी भी अरे के अंदर के किसी एलिमेंट को चेंज कर सकता हूँ, और उस पे हम बात करेंगे कि फ़र्क क्या आता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का पहला या किसी भी अरे का पहला एलिमेंट चाहिए, तो हम किस तरीके से लेते हैं। अभी हमने बात की थी कि हर एलिमेंट जब कोई अरे बनती है तो उसके इंडेक्सेस बन जाते हैं 0 से स्टार्ट होते हुए 1 2 3। तो अगर मैं अपने फ्रूट की अरे देखूं तो ये पहला एलिमेंट है, तो ये कहाँ पे होगा, 0 पे। और उसको लाने का या उसको गेट करने का जो तरीका होता है वो हम इस तरीके से करते हैं कि हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, और फिर हम जगह बताते हैं कहाँ से लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स दे दूँ तो ये मुझे लेकर आगे दे देगा एप्पल। अब देखें, ये यहाँ पे पूरी अरे नहीं लेकर आ रहा, ये सिर्फ एक एलिमेंट ला रहा है जो कि स्ट्रिंग है। इसी तरीके से इसको अगर मैं 1 कर दूं तो ये मेरे पास बनाना लेकर आएगा, क्योंकि ये 0 था, नेक्स्ट एलिमेंट 1 हो गया। और अगर हम आगे चलते रहेंगे तो 0 1 2 3 ये आगे तक जाता रहेगा। ठीक हो गया? तो अगर हम इसको 2 कर देंगे तो हमारे पास ग्रेप्स आ जाएगा, और अगर हम इसको 3 कर दें तो हमारे पास अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि हमारे पास इसके बाद कोई और एलिमेंट नहीं है। तो इसी वजह से वो हमें अनडिफाइंड देता है। तो जहाँ तक इसकी वैल्यूज़ होंगी वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। इसको हम आम तौर पे ये कहते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एरे है वो होता है एरे लेंथ -1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास किसी भी पॉइंट पे 3 एलिमेंट्स की अरे है तो मेरे पास जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो होगा 3 -1। तो अगर हम यहाँ पे 3 -1 कर दें तो 2 आएगा। तो 3 पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, 2 पे हमें आखिरी एलिमेंट मिलेगा, जिसको हम इस तरीके से गेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं पहले बात कर रहा था कॉन्स्ट की। तो कॉन्स्ट का जो कहानी है यहाँ पे वो ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इस एप्पल को चेंज कर सकता हूँ किसी और फ्रूट में। मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्रूट्स 1, सॉरी नॉट 1 बट 0। मैं कहता हूँ पहला जो एलिमेंट है इसको मैं एप्पल के बजाय कुछ और कर देता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पर कर देते हैं ऑरेंज। तो मैं ऑरेंज की असाइनमेंट कर सकता हूँ पहले फ्रूट्स पे। तो अब अगर जाके मैं फ्रूट्स की अरे को लॉक करूँ तो आपको नजर आएगा कि अब मेरे पास ये ऑरेंज हो गया, एप्पल चला गया। तो बात ये आती है कि पहली चीज़ जो समझने वाली यहाँ पे है वो ये है कि अगर हमें किसी एलिमेंट को उसके इंडेक्स से गेट करना है तो हम उसको गेट कर सकते हैं और वो उसको लॉक भी कर देगा। अगर हमें किसी एलिमेंट को असाइन करना है, रीअसाइन करना है, तो हम उसी एलिमेंट के इंडेक्स को रीअसाइन कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ किसी नई वैल्यू पे। और मैं इसको सिर्फ स्ट्रिंग नहीं रख सकता, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं 1 2 3 भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप्ड एरे है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है और नॉट स्टैटिकली टाइप्ड एज वेल। तो इस केस के अंदर मैं किसी भी अरे के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स रख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ डिक्लेयर करते हुए मैं बाकी लैंग्वेजेस की तरह ये नहीं बताता कि ये इंटीजर टाइप की अरे है या ये फ्लोटिंग टाइप की अरे है या ये स्ट्रिंग टाइप की अरे है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ अरे होती है, इसका मतलब है मैं उसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू असाइन हो सकती है, जबकि कॉन्स्ट से अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल बनाएं जिसकी वैल्यू प्रिमिटिव हो, प्रिमिटिव यानी कि बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर, अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है किसी वेरिएबल में तो वो प्रिमिटिव वैल्यू होती है। किसी भी प्रिमिटिव वेरिएबल को मैं चेंज नहीं कर सकता या प्रिमिटिव वैल्यू वाले वेरिएबल की मैं रीअसाइनमेंट नहीं कर सकता, लेकिन किसी अरे के एलिमेंट को मैं इस तरह गेट करके चेंज कर सकता हूँ। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। कॉन्स्ट अरे का मतलब ये नहीं है कि मैं इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता, बल्कि मैं इसमें मजीद एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ। मैं जाके यहाँ कह सकता हूँ फ्रूट्स के अंदर जो थर्ड इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये 0 पे होगा, ये 1 पे होगा और ये कहाँ होगा, 2 पे होगा। तो 3 पे अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि फ्रूट्स 3 को 1 2 3 कर दो, तो अब आपके पास एक और एलिमेंट यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। जो पहले के 3 थे वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके बाद एक और आ गया। तो ना कि मैं सिर्फ किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेंज कर सकता हूँ, बल्कि मैं किसी और नए इंडेक्स पे कोई वैल्यू भी डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट कई जगह वियर्ड भी नज़र आएगी, और अगर आप थोड़े से क्यूरियस माइंड के शख्स हैं तो आपको एक सवाल आना चाहिए कि मैं इस 3 के बजाय अगर 100 कर दूं तो क्या होगा। तो अगर मैं इसको 100 के बजाय चलें 10 कर देता हूं तो ये होगा। अब आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, बनाना,
बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि खाली हैं और फिर हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, लेस देन 7 एम्प्टी एलिमेंट्स। आई डोंट नो कि इसने इस तरीके से क्यों बताया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्टिल मेरे पास 10 वाले इंडेक्स पे यानी कि 11th इंडेक्स पे यहाँ पे एक वैल्यू तो आ गई है, लेकिन बीच में सब अनडिफाइंड है, सब खाली होंगे। किसी भी पॉइंट पे जाके अगर मैं फ्रूट्स का 5 इंडेक्स देख लूँ, मुझे ये अनडिफाइंड देगा क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड है। अगर मैं 10 बोल दूँ तो ये मुझे वैल्यू देगा, अगर मैं 9 बोल दूँ तो ये अनडिफाइंड देगा। तो बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो अनडिफाइंड है और उसके बाद हमारे पास एक इंडेक्स पे आके यहाँ पे 10th इंडेक्स पे कोई वैल्यू है। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये था कि किसी भी अरे के आप किसी भी एलिमेंट को या इंडेक्स्ड एलिमेंट को चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जो आप नहीं कर सकते वो सेम है इस वेरिएबल के। अगर मैं यहाँ पे जाके कहूँ माई नेम इक्वल्स टू समथिंग एल्स, ये अलाउड नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं उसी वेरिएबल को रीअसाइन कर रहा हूँ। जबकि जब हम अभी एग्जाम्पल देख रहे थे तो हम फ्रूट्स वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर रहे, फ्रूट्स के अंदर किसी इंडेक्स्ड एलिमेंट को रीअसाइन कर रहे थे। तो अगर मैं जाके फ्रूट्स के इंडेक्स के बजाय डायरेक्टली फ्रूट्स वेरिएबल को असाइन करूं किसी और चीज़ पे, तो ये अलाउड नहीं है। तो अब आपको थोड़ा सा मेक सेंस कर रहा होगा ये कि अब हम क्या बात कर रहे हैं। वेरिएबल को रीअसाइन करना अलाउ नहीं होता अगर आप कॉन्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो, लेकिन अगर कोई अरे है तो उस अरे के अंदर के एलिमेंट को आप रीअसाइन कर सकते हो। और ये थोड़ा सा सिमिलर है ऑब्जेक्ट्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कॉन्स्ट पर्सन इक्वल्स टू और मैं यहाँ पे कहूँ नेम, ठीक है, मैं नेम की को अगर सेट कर दूं एसन पे, अब मेरे पास ये पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इसको लॉक कर रहा हूं यहाँ पे। मैं अगर चाहूं तो पर्सन की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता हूं। इवन दो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेयर किया हुआ है तो मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ नेम को चेंज करके अयाज कर सकता हूँ। तो आपको नजर आएगा अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। तो मैं प्रॉपर्टी को तो चेंज कर सकता हूँ लेकिन मैं पर्सन इक्वल्स टू अयाज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस वेरिएबल को दोबारा से असाइन नहीं कर सकता। उसके अंदर की प्रॉपर्टीज असाइन हो सकती हैं, वो वेरिएबल दोबारा असाइन नहीं हो सकता। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है वेरिएबल्स में जब कॉन्स्ट आ जाए तो इसी तरीके से हम फ्रूट्स के अंदर तब्दीली कर सकते हैं लेकिन फ्रूट्स को रीअसाइन नहीं कर सकते। तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हर अरे की कोई ना कोई लेंथ होती है, जैसे कि हमने बात की कि ये जो लेंथ -1 की हम बात कर रहे हैं ये कैसे निकलेगी। तो अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हो जिसका मुझे ये फाइंड करना हो कि कितनी ज़्यादा लेंथ है या कितने एलिमेंट्स की अरे है, तो मैं यहाँ जाके लिख सकता हूँ पर्सन, नॉट पर्सन बट यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रूट्स डॉट लेंथ। लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है अरेज की जो ये बताती है कि उसमें आइटम्स कितने हैं। इन दोनों में फ़र्क है, लेंथ में और इंडेक्स में फ़र्क होता है। इंडेक्स वो जगह है जहाँ एलिमेंट्स होते हैं, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे है फ्रूट्स 0, फ्रूट्स 1 और फ्रूट्स 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको लॉक करना स्टार्ट कर दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रूट 0 का मतलब पहला एलिमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स डॉट लेंथ कर रहा हूँ तो लेंथ का मतलब होता है कि मुझे आप ये बताएं इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। अब हमने एक चीज़ बीच में डिस्कस की थी कि अगर मैं फ्रूट्स के इंडेक्स 10 को 1 2 3 कह देता हूँ तो अब लेंथ कितनी हो गई, 11 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसे इंडेक्स पे जाके कुछ भर दिया, बेशक बीच में कितनी ही जगहें खाली हों, अगर हमारे आखिरी एलिमेंट जो है वो इंडेक्स 10 पे है तो इसका मतलब है कि लेंथ जो हो गई वो 11 हो गई। हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है कि मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द एरे हमेशा होती है लेंथ -1। इसका मतलब हुआ कि एरे की लेंथ से एक निकाल दो तो लास्ट इंडेक्स आता है। इसका मतलब है कि लास्ट इंडेक्स से एक बड़ा लेंथ होती है। मैथ्स यहाँ हम आगे पीछे चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि लेंथ एक चीज़ होती है। अच्छा, हम कुछ चीज़ें, कुछ मेथड्स के बारे में अब बात करेंगे जो कि अरे के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो मेजर है। पहली चीज़ तो ये है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुश का मेथड, जिससे अरे के अंदर कुछ ऐड किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फ्रूट्स की लेंथ के बजाय फ्रूट्स को लॉक करें तो हमारे पास एप्पल, बनाना और ग्रेप्स है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो जाए आखिर में, तो उसके लिए हम पुश इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं फ्रूट्स डॉट पुश और यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल कह दिया ऑरेंज। तो आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या आ गया, ऑरेंज आ गया। तो पुश से हम एक एलिमेंट अरे के आखिर में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और मेथड होता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कहलाता है पॉप। पॉप से आखिरी एलिमेंट निकल आता है बाहर। तो पॉप से जो लास्ट एलिमेंट आपने डिफाइन किया हुआ है अरे के अंदर वो बाहर आ जाता है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ग्रेप्स हमारे पास पहले था, अब हमारे पास फ्रूट्स के अरे के अंदर ग्रेप नहीं है। तो अगर मैं इस लाइन को कॉमेंट आउट कर दूं तो हमारे पास फिर से वापस से ग्रेप्स आ गया। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि अगर मुझे कोई एलिमेंट फ्रूट्स के शुरू में ऐड करना हो तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनशिफ्ट। अनशिफ्ट में अगर मैं ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ तो ऑरेंज शुरू में आ गया
इस पूरी एरे के। तो पहले जो एरे थी वो वैसी की वैसी रही और उसके बाद मैंने अनशिफ्ट ऑरेंज किया हुआ था, तो उससे सबसे पहले एलिमेंट जो आ गया वो ऑरेंज आ गया। इसी का उल्टा होता है शिफ्ट। शिफ्ट पहले वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो आपको नजर आएगा कि ये ओरिजिनल एरे थी हमारे पास, और अगर मैं जाके इसको शिफ्ट इस्तेमाल कर दूं, और शिफ्ट में हमें कोई चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ आगे इसको अनकमेंट करता हूँ, तो पहला एलिमेंट चला गया, एप्पल जो है वो जा चुका है, और बनाना और ग्रेप्स ये दोनों चीज़ें अभी तक मौजूद हैं। तो हमने 4 मेथड्स की बात की। आखिर में ऐड करने के लिए पुश चाहिए होता है, आखिरी में से निकालने के लिए पॉप चाहिए होता है, शुरू में ऐड करने के लिए अनशिफ्ट, और शुरू में से निकालने के लिए शिफ्ट इस्तेमाल होता है। तो ये 4 मेन मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कुछ मज़ीद बात करते हैं अरेज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे का अगर मुझे पहला एलिमेंट चाहिए हो, तो हमने ये बात की है कि हम उसको 0 से गेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंडेक्सेस 0 से शुरू होते हैं, तो हमने कहा 0 से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर मुझे लास्ट चाहिए हो, तो मैं उसके लिए कर सकता हूँ फ्रूट्स की लेंथ, क्योंकि आप ये जो देख रहे हो ना एरे लेंथ -1, यही लास्ट एलिमेंट होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम इंडेक्स होता है अरे का। अगर मुझे नहीं पता कितने बड़ी लेंथ है इस फ्रूट्स की, अभी तो मुझे कोड में देख के नज़र आ रहा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वैल्यूज़ डायनेमिकली क्रिएट होती हैं, तो हमें नहीं पता होता कि कितनी बड़ी अरे है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं फ्रूट्स डॉट लेंथ, कि हमने इंडेक्स के अंदर दे दिया फ्रूट्स डॉट लेंथ, लेकिन इसके बजाय फ्रूट्स लेंथ के बजाय -1 देना पड़ेगा, तो हमें लास्ट मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं अब ग्रेप्स आ गया। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं यहाँ पे कितनी भी और ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जितनी भी मैं ऐड करूँ मुझे हमेशा ये लास्ट एलिमेंट ला के दिखाएगा, क्योंकि अब ऑरेंज लास्ट था तो ये आया। अगर मैं 1 2 3 कर दूँ तो ये 1 2 3 लेकर आएगा। जो भी लास्ट एलिमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल नल, तो ये नल ले आएगा। अच्छा, इससे एक और चीज़ साबित हुई कि हम एक अरे के अंदर कोई भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। हम उसके अंदर नंबर भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, हम उसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल डेट भी डाल सकते हैं। हम न्यू डेट करके डेट भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, जिसमें हमने कह दिया नेम समथिंग, ठीक है, ये हो गया। हम किसी अरे के लास्ट एलिमेंट में एक और अरे भी डाल सकते हैं। तो नेस्टेड अरेज भी हो सकती हैं। एक अरे जिसके अंदर मज़ीद अरे हो, उसके अंदर मज़ीद अरे हो, और भी पता नहीं क्या-क्या हो, तो हम ये देख रहे हैं आप क्या बनता जा रहा है। तो हम नेस्टेड अरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू अस कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक तरीका तो ये था लास्ट एलिमेंट लेने का। एक और तरीका ये होता है कि हम इस्तेमाल करते हैं, एक नया मेथड है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हम ऐड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रूट्स डॉट ऐड। यहाँ पे अगर मैं 0 इंडेक्स दूंगा तो ये पहला एलिमेंट लेकर आएगा, सही है। अगर मैं 1 दूंगा तो ये दूसरा एलिमेंट लाएगा। लेकिन अगर मैं उल्टा चलूं और मैं -1 दे दूं, तो ये आखिर से स्टार्ट करेगा। अब आप देखें इस अरे का जो आखिरी एलिमेंट है वो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये फौरन से हमारे पास लास्ट एलिमेंट ले आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट एलिमेंट नहीं, बल्कि सेकंड टू लास्ट, जिसको हम सेकंड लास्ट भी कहते हैं, ये लेकर आए, तो ये मुझे फिर डेट दिखाएगा जो भी अभी डेट हो रही है। तो मैं यहाँ पे जाके अगर कहूँ -1 के बजाय -2, तो आप देख रहे हैं अब ये डेट लेकर आ रहा है। इसी तरीके से -3 पे नल ले आएगा। अब ये उल्टा चलता जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर मैं -5 करूँ तो ये ऑरेंज ला के देगा हमें। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3, तो अगर मैं यहाँ पे 3 इंडेक्स दे दूँ तो भी ये मुझे ऑरेंज ही ला के देगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो इससे हमें पता चला कि हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट और कोई भी बीच का एलिमेंट ऐट मेथड से भी लेकर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को क्या ये पहचाना जा सकता है कि वो अर्रे है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है, क्या स्ट्रिंग है या नंबर है या क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई माई नेम, ठीक है, और मुझे इसकी टाइप निकालनी हो, तो मैं टाइप ऑफ से चेक कर सकता हूँ। टाइप ऑफ माई नेम बेसिकली स्ट्रिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ कॉन्स्ट इज स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे कहूँ टाइप ऑफ माई नेम डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग, और मैं फिर इस स्ट्रिंग को लॉक करूँ, तो ये बता देगा ट्रू। क्यों? क्योंकि नाम की या माई नेम की जो टाइप ऑफ है वो स्ट्रिंग थी, तो ये दोनों वैल्यूज जब कंपेयर होंगी तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। लेकिन मैं अगर इसके अंदर वैल्यू डाल दूँ 1 2 3, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास माई नेम के अंदर जो वैल्यू है वो 1 2 3 है। जब इसकी टाइप ऑफ निकाली जाएगी तो टाइप ऑफ निकलेगी नंबर, और नंबर स्ट्रिंग के बगैर या स्ट्रिंग के बराबर नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। लेकिन एक अर्रे की टाइप किस तरीके से डिफाइन की जाए? अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इस वैल्यू को हटा दूँ और मैं यहाँ पे चेक करूँ, अच्छा टाइप ऑफ फ्रूट ज़रा बताइए मुझे, तो ये निकला ऑब्जेक्ट। अब ये मसला है। ये मसला इसलिए है कि अगर मैं जाके यहाँ पे एक वेरिएबल लूँ पर्सन और इसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दूँ, तो टाइप ऑफ पर्सन क्या होगी? वो भी ऑब्जेक्ट होगी। और अगर मैं टाइप ऑफ माई नेम निकालूँ तो ये नंबर आ रहा है। तो किसी भी वैल्यू जो प्रिमिटिव है, यानी कि बूलियन, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम फॉल्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? बूलियन मिल गया। तो बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, इनकी टाइप निकालना बड़ा आसान है। अर्रे की टाइप निकालते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका जो हल है वो ये है कि हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं अर्रे डॉट इज अर्रे।
हम चेक कर रहे हैं क्या जो चीज़ हम आपको देने वाले हैं अभी वो अर्रे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ माय नेम दूंगा तो ये मुझे कहेगा माय नेम जो है वो अर्रे नहीं है और ये इसने दे दिया फॉल्स। लेकिन अब जाके मैं इसको देता हूँ फ्रूट्स तो अब ये देगा ट्रू। तो ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का कि क्या ये वेरिएबल एक अर्रे है या नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं इसको पर्सन दे दूं तो अब ये बोलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एक अर्रे नहीं है। पर्सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और फ्रूट जो है वो खुद एक अर्रे है। एक और तरीका जो है वो ये भी होता है कि हम यहाँ पे लिखें कि पर्सन इंस्टेंस ऑफ अर्रे। अगर मैं इस तरीके से चेक करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि पर्सन अर्रे का इंस्टेंस नहीं है बल्कि पर्सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं फ्रूट्स इंस्टेंस ऑफ अर्रे लिखूंगा तो ये मुझे ट्रू देगा क्योंकि फ्रूट इटसेल्फ एक अर्रे है और वो इंस्टेंस है एक अर्रे का। हम इसको बाद में पढ़ेंगे कि क्लासेस और इनहेरिटेंस और ये सारी चीज़ें क्या होती है और इंस्टेंसेस क्या होते हैं। लेकिन अब इसकी जो दूसरी साइड है वो ये है कि क्या फ्रूट्स एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रूट्स ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये ट्रू दे रहा है। अब ये थोड़ी अजीब सी चीज़ है कि पर्सन इंस्टेंस ऑफ अरे नहीं देता लेकिन फ्रूट्स इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे देता है। उसका रीज़न ये है कि पीछे यानी कि बिहाइंड द सीन्स एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है, फ्रूट्स अरे भी है, लेकिन पर्सन इट्सेल्फ ऑब्जेक्ट है। इसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत कीजिएगा, विल गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो फ्रूट्स इंस्टेंस ऑफ अरे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी जो बातें मुझे करनी है आपके साथ वो है एसोसिएटिव एरे क्या होती है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम कोई पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम नेम की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे जाके कह सकते हैं फॉर एग्जांपल एसन। अगर मैं जाके इसको कंसोल लॉग कर लूँ पर्सन को तो आपको नज़र आएगा कि मुझे ये ऑब्जेक्ट नज़र आ गया। लेकिन मैं एक एरे लेता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट, लेकिन ये एक अरे है। सही है। अब अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ स्टूडेंट को तो आपको क्या नज़र आएगा? एक एम्प्टी अरे। लेकिन क्या मैं इस स्टूडेंट के अंदर जो वैल्यूज़ डालता हूँ वो मैं इस तरह तो डाल सकता हूँ स्टूडेंट 0 और मैं इसके अंदर एक वैल्यू डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल एसन। ठीक है, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर एक अरे आ गई और पहला एलिमेंट क्या है? एसन। और मैं इसको असाइन भी कर सकता हूँ 0 के साथ और मैं इसको गेट भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं एक नया एलिमेंट यहाँ पे बनाऊँ कॉन्सोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे कहूँ स्टूडेंट 0 और इसको स्टूडेंट के बजाय स्टूडेंट्स कर देते हैं, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। तो आपको नज़र आएगा कि मेरे पास पहले इसने लॉक किया स्टूडेंट्स की अरे जो कि ये रही, फिर उसके बाद इसने एक सिंगल स्टूडेंट जो कि 0 इंडेक्स पे है वो लाके बता दिया कि ये एसन है। लेकिन क्या मैं इस इंडेक्स के बजाय कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं नेम की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर नेम दे दूँ तो अब ये थोड़ा-थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो गया इसकी तरह। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस चीज़ को हम कहते हैं एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे वो एरे होती है या एसोसिएटिव एरे इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि हम जो इंडेक्स लेते हैं वो हम डिफ़ॉल्ट जो 0 1 2 3 4 इंडेक्स है उसके बजाय हम स्ट्रिंग के अंदर कोई इंडेक्स प्रोवाइड करें। मैं यहाँ पे नेम एसन भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज ले सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे एज ले ली और मैंने यहाँ पे कह दिया फॉर एग्जांपल 32। ठीक है, तो मेरे पास 32 यहाँ पे आ गई। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये है तो एक अरे जिसके अंदर यहाँ पे नेम भी आ रहा है और एज भी आ रही है, लेकिन है अरे क्योंकि यहाँ पे आपको अब ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं। अब अगर मुझे इसका नेम चाहिए होगा ना तो मैं इसको, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो नंबर नहीं है, एक स्ट्रिंग है, तो जब मुझे चाहिए होगा तो भी मुझे यही स्ट्रिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी ऐसे। अब ये मुझे एसन ला के दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एज कह दूं तो ये मुझे एज भी ला के दे रहा है। तो एक एरे के साथ हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि अगर मैं इस पर्सन को यहाँ पे जाके अरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दूं और मैं यहाँ पे नेम ले आऊं तो भी ये सेम काम करेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट को ये भी कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक एसोसिएटिव अरे है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक अरे काम करती है एक स्ट्रिंग इंडेक्स के साथ, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज के साथ काम करता है जो कि स्ट्रिंग इंडेक्स ही होती है सॉर्ट ऑफ। तो मैं पर्सन को भी लाइक एन अरे ट्रीट कर सकता हूँ इवन दो पर्सन इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देते हैं यानी कि हम 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे एक अरे की वैल्यूज़ देना स्टार्ट करते हैं तो अरे की लेंथ बढ़ती है। यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ तो ये स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार ये स्टूडेंट्स अरे जो है इसकी ज़रा मुझे लेंथ तो ला के दिखाओ, तो आप देखेंगे ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए क्योंकि जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दी हैं वो किसी न्यूमेरिक इंस ब्लू पर
ज़ीरो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमने इंडेक्स यूज़ किया है या जो की यूज़ की है वो न्यूमेरिक नहीं है या नंबर वाली नहीं है, बल्कि वो एक एसोसिएटिव एरे के तौर पे स्ट्रिंग की है। इस वजह से इस एरे की लेंथ कभी नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर मैं ये करूँ कि मैं कहूँ स्टूडेंट्स 0 और मैं इसके अंदर एक वैल्यू डाल दूँ फॉर एग्जांपल ऑरेंज, तो आपको नज़र आएगा इस केस के अंदर हमारे पास लेंथ एक तो 1 हो गई, क्योंकि हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू पे कोई वैल्यू रखी है। और दूसरी आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये चीज़ यहाँ पे भी नज़र आ रही है। हमारे पास आ गया ऑरेंज, हमारे पास आ गया नेम और हमारे पास आ गया एज। ऑरेंज जो है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और बाकी हमारे पास ये कीज़ पड़ी हुई हैं। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें आपको पता चला होगा कि हाँ, एक एरे को हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें एसोसिएटिव नेचर भी आ जाता है और उससे लेंथ पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। आम तौर पे हम एरेज़ के साथ ये काम नहीं करते, तो आप प्रैक्टिकली इसको नहीं कर रहे होगे, लेकिन आपकी नॉलेज में ये चीज़ आ चुकी है कि ये चीज़ पॉसिबल है और अगर कोई कर रहा है तो उससे पूछें ऐसा क्यों कर रहे हैं। फाइनली आपको ये भी पता चल गया कि पर्सन जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू मैं पर्सन डॉट नेम करके तो ले सकता हूँ जो कि सेम आंसर देगी मुझे, लेकिन मैं उसको इस तरीके से डॉट हटा के ब्रैकेट नोटेशन में भी लेकर आ सकता हूँ और ये भी मुझे सेम आंसर देगी और ये एसोसिएटिव एरे का पैटर्न है। आखिरी चीज़ जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे वो ये कि एक पर्टिकुलर अरे दूसरे के साथ मैच करनी अगर हमें हो या कंपेयर करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। जैसे आप आम तौर पे अगर कोई वेरिएबल लेते हो तो आप a इक्वल्स टू 5 कहते हो, फिर आपने कहा कॉन्स b इक्वल्स टू 6, ठीक है। अगर मैं चेक करना चाहूँ और मैं कंसोल लॉग करूँ a इक्वल्स टू b, तो इसमें आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों की वैल्यू को 6 कर दूँ तो अब आंसर ट्रू आएगा। इसी तरीके से मैं जाता हूँ एक एरे लेता हूँ कॉन्स्ट अरे 1 और मैं इसके अंदर एक वैल्यू डाल रहा हूँ 1 2 3, सिंगल वैल्यू है 1 2 3 के नाम से, या सिंगल वैल्यू आपने ले लिया फॉर एग्जांपल फर्स्ट। इसी तरीके से मैं कॉन्स अरे 2 लेता हूँ और मैं इसके अंदर एक और वैल्यू लेता हूँ और मैं इसको भी कहता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कंसोल लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग अरे 1 ट्रिपल इक्वल्स टू अरे 2, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि कोई भी दो अरे सेम नहीं हो सकती अनलेस कि वो सेम वेरिएबल हो। उसका रीज़न ये है कि ये पर्टिकुलर अरे जब मेमोरी के अंदर जाती है तो इसको एक लोकेशन मिल जाती है। लेट्स से उस लोकेशन को कहते हैं एक्स वाई जी। ये दूसरी अरे जब आपने बनाई तो एक और लोकेशन में चली गई जिसका नाम है डी ई एफ। अब अगर आप दो अरेज को कंपेयर करते हो तो जावास्क्रिप्ट जाता है और उनकी मेमोरी लोकेशन देखता है कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है। इसको हम वेरिएबल बाय वैल्यू या वेरिएबल बाय रेफरेंस भी कहते हैं या पासिंग बाय वैल्यू पासिंग बाय रेफरेंस भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके आसान तरीका समझने का ये है कि किसी भी अरे को अगर हम कंपेयर करा रहे हैं किसी दूसरे अरे से तो जावास्क्रिप्ट ये देखेगा कि क्या दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है। अगर मेमोरी लोकेशन सेम है इसका मतलब वो सेम ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बंदा है सलमान, आप उसके घर जाएं और देखें कि 312 पे सलमान रहता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे अच्छा इसका एड्रेस 312 है और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये भी 312 है, तो इसका मतलब अंदर सलमान ही रहते हैं भाई, कोई और नहीं रहते। लेकिन अगर आप किसी और गेट पे खड़े हुए हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं तो बेशक वहाँ पे दो डिफरेंट सलमान या नाम दोनों का हो सकता है सेम हो, लेकिन अगर उनका एड्रेस सेम नहीं है, दो सलमान नाम के बंदे हो सकते हैं एक ही बिल्डिंग में, लेकिन अगर उनका एड्रेस सेम नहीं है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट द सेम। इसी तरीके से दो अरेज अगर सेम मेमोरी लोकेशन पे नहीं है तो दे आर नॉट द सेम। तो अगर मैं यहाँ पे अरे 1 ट्रिपल इक्वल्स टू अरे 1 कर दूंगा तो ये मुझे ट्रू देगा, लेकिन कोई भी दो अरेज बेशक उनके अंदर के वैल्यू सिमिलर हो नहीं देगा ये इसका आंसर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझने वाली है क्योंकि मेमोरी लोकेशन इस तरीके से काम करती है। अब इसमें आखिर में एक चीज़ है जो इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर आती है और मैंने कहा था कि मैं आपसे आखिर में बताऊंगा, वो ये कि अगर मैं किसी भी अरे को असाइन कर दूं, किसी एग्जिस्टिंग अरे को मैं असाइन कर दूं किसी नए वेरिएबल में, तो जो वैल्यू असाइन होती है वो वैल्यू असाइन नहीं होती बल्कि रेफरेंस असाइन होता है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे जाके बोलूँ अरे 2 अरे 1 के बराबर है तो अब क्या होगा? अगर मैं यहाँ जाके console डॉट लॉग करूँ और मैं जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ console डॉट लॉग अरे 1, फिर मैं कहता हूँ console डॉट लॉग अरे 2। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आएगा क्या? दोनों के अंदर सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, सही है, ऑब्वियसली क्योंकि हमने असाइन किया हुआ है। लेकिन ये काम तो पहले भी हो रहा था, अगर मैं ये काम इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके करूँ तो अभी भी सेम हो रहा था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं कहूँ कि अरे 1 या अरे 2 के अंदर हम पुश कर रहे हैं एक और वैल्यू जिसको हम कहते हैं सेकंड, तो अब क्या होगा? अब पहली जो अरे आ रही है उसके अंदर तो फर्स्ट ही रहा, लेकिन दूसरी अरे के अंदर सेकंड आ गया।
मेक सेंस। लेकिन अगर मैं इस अरे 2 पे अरे 1 असाइन कर दूं, अब क्या होगा? पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ और फिर मैं अरे 1 को यहाँ पे असाइन करता हूँ। अभी भी आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इस केस के अंदर पुश करता हूँ सेकंड पे, तो दोनों में पुश हो गया। क्यों दोनों में पुश हो गया? ये आता है इंटरव्यू के अंदर। और ये इसलिए पुश हुआ कि जब हमने अरे 2 पे अरे 1 असाइन की, तो हमने कहा कि ये वेरिएबल अरे 2 जिस मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, वो वही मेमोरी लोकेशन है जो कि अरे 1 की है। यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू असाइन नहीं हुई, बल्कि पॉइंटर असाइन हुआ, या पॉइंटर नहीं, आप मेमोरी लोकेशन कह सकते हो। जिसका मतलब ये है कि ये दोनों वेरिएबल्स अब सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। ये दोनों सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। अगर इन दोनों में से आप कोई एक वेरिएबल भी छेड़ेंगे या जिसकी वैल्यू को आप चेंज करेंगे, तो दूसरा वाला क्योंकि उसी मेमोरी लोकेशन को देख रहा है, इसीलिए उसके अंदर भी वो चेंज आएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जावास्क्रिप्ट इंजीनियर्स अक्सर फंस जाते हैं और उनको फिर समझ नहीं आता कि अरे मैं तो ओरिजिनल वाली चीज़ चेंज नहीं कर रहा, फिर ये क्यों चेंज हो रही है। तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया फ्रूट्स की एक एरे और फिर आपने कहा कि भाई कॉपी, आपने एक कॉपी फ्रूट्स ले लिया। ठीक है, अक्सर वो कॉपी बनाते हैं और कॉपी के बाद फिर क्या होता है, जब आपने फ्रूट्स यहाँ पे ले लिया, कॉपी फ्रूट्स आपने यहाँ पे ले लिया, अब आपने ये कहा कि भाई मैं कॉपी फ्रूट्स को चेंज कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल फ्रूट्स की अरे को चेंज नहीं कर रहा। तो आप कॉपी फ्रूट्स को चेंज कर रहे हो, उसके अंदर सेकंड पुश कर रहे हो, लेकिन वो फ्रूट्स में भी चला जा रहा है। फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि यार आय हाय हाय ये क्यों हो रहा है। तो इसकी अक्सर इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा एडवांस सिचुएशन में देखेंगे। लेकिन मैं छोटा सा आपको हिंट अभी यहाँ पे दे देता हूँ। बजाय इसके कि हम इस फ्रूट्स की अरे को, या ये जो वेरिएबल है इसको असाइन करें कॉपी फ्रूट्स पे, अगर हम इसको डीस्ट्रक्चर कर दें, यानी कि हम इसको फैला दें और कहें नहीं ये अरे की मेमोरी लोकेशन हमें नहीं असाइन करनी, बल्कि इस अरे में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको निकाल के इस पे असाइन कर दो, तो हम वाकई कॉपी बना रहे होंगे। और इसको अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर ले लूँ और मैं यहाँ पे कहूँ डॉट डॉट डॉट, इसको हम कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। इस केस के अंदर अगर आप सेकंड कॉपी के अंदर कुछ पुश करते हो, तो वो फर्स्ट के अंदर नहीं जाती। ठीक है, तो ये वो चीज़ थी जो इंटरव्यू के अंदर अक्सर आती है। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।